हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। साथियों, आज हम इस वीडियो में बाल मनोविज्ञान एवं शिक्षा शास्त्र देखेंगे। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल ड्रीमपुर एग्जाम स्टडी पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ में बनी बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि जब भी हम अपना अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं। बालक के विकास की प्रक्रिया कब शुरू होती है? कब शुरू होती है? जन्म के पूर्व से। बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म के पूर्व से प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया जीवन पर्यंत तक चलती है। कब तक चलती है साथियों? जीवन पर्यंत तक चलती है। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। यह परिभाषा किसकी है? किसकी है साथियों? बी.एन. झा की। वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। साथियों, ये क्वेश्चन आ चुका है 2017 में और 2022 में अभी यूपी टेट में आ चुका है। वंशानुक्रम के निर्धारक तत्व होते हैं। कौन से होते हैं? जीन्स होते हैं। कौन से होते हैं साथियों? जीन्स होते हैं। शैशव काल का नियत समय है जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। कब तक? जन्म से 5 या 6 वर्ष तक। विकास कैसी प्रक्रिया है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है साथियों? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। यह जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। बाल्य अवस्था में मस्तिष्क का विकास लगभग हो जाता है। कितना हो जाता है साथियों? 90% हो जाता है। 90% मस्तिष्क का विकास हो जाता है बाल्य अवस्था में। किस अवस्था में संवेगात्मक विकास में तीव्र परिवर्तन होता है? किस अवस्था में होता है साथियों? किशोरावस्था में। किशोरावस्था को विद्रोह एवं स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। विद्रोह का काल या स्वर्णिम काल भी कहा जाता है। वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक हैं। क्या है साथियों? एक दूसरे के पूरक हैं। शैशवावस्था होती है जन्म से 7 वर्ष तक की अवस्था होती है। साथियों, ये कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको 6 वर्ष भी माना है और कई मनोवैज्ञानिकों ने इसको 5 वर्ष भी माना है। शिशु का शिशु का विकास प्रारंभ होता है। कब से होता है? गर्भकाल से होता है। कब से होता है साथियों? गर्भकाल से होता है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया किसने दिया? बिने और साइमन ने। साथियों, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? प्रत्यय, अवधारणा या संप्रत्यय, ये तीनों एक ही चीज होती हैं, तो किसने दिया? बिने और साइमन ने। मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? तो किसने किया साथियों? बिने और साइमन ने। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो अल्फ्रेड बिने ने। किसने किया? अल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि लब्धि संप्रत्यय किसने विकसित किया? किसने विकसित किया साथियों? टर्मन ने। बुद्धि लब्धि का जो संप्रत्यय है वो टर्मन ने विकसित किया और मानसिक आयु का संप्रत्यय किसने दिया? बीने और साइमन ने दिया। और सबसे पहला जो बुद्धि परीक्षण है वो किसने बनाया? तो अल्फ्रेड बीने ने बनाया। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है। किसका मापन किया जाता है? सामान्य बुद्धि का। किसका मापन किया जाता है साथियों? सामान्य बुद्धि का। भाटिया बैटरी का प्रयोग किसके मापन हेतु किया जाता है? किसके मापन हेतु? बुद्धि के। बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में 5 उप परीक्षण है। कितने उप परीक्षण है साथियों? 5 उप परीक्षण है। किस बुद्धि लब्धि स्तर वाला बालक सामान्य बुद्धि वाला कहलाता है? किस बुद्धि लब्धि वाला कहलाता है? तो 90 से 100 बुद्धि लब्धि वाला बालक सामान्य बुद्धि स्तर वाला कहलाता है और 140 प्लस वाला प्रतिभाशाली कहलाता है। पिछड़े बच्चों के शैक्षिक उपलब्धि की अवधारणा किसने दी? किसने दी साथियों? सिरिल बर्ट ने दी। किसने दी? बर्ट ने दी। कक्षा 1 के बच्चों में भाषा विकास किस क्रम में होना चाहिए? किस क्रम में होना चाहिए? पहले सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये चारों भाषा के कौशल भी होते हैं साथियों। सामान्य बुद्धि बालक किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 34वें महीने में सामान्य बुद्धि वाले बालक बोलना सीख जाते हैं। दूसरे वर्ष के अंत तक शिशु का शब्द भंडार कितना हो जाता है? कितना हो जाता है साथियों? 100 शब्द भंडार हो जाता है। चौमस्की के अनुसार भाषिक क्षमता जन्मजात होती है। इन्होंने कहा था भाषिक क्षमता जो है जन्मजात होती है। चौमस्की ने सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा भी दी है। किस चीज की अवधारणा दी है? सार्वभौमिक व्याकरण। किस चीज की अवधारणा दी है साथियों? सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा दी है।
कौन से मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित हैं? पावलोव। पावलोव भाषा विकास से संबंधित हैं। पावलोव ने प्रयोग किस पे किया था? तो कुत्ते पे प्रयोग किया था। भाषा के अर्जन एवं विकास के लिए सर्वाधिक संवेदनशील अवधि कौन सी है? कौन सी है साथियों? प्रारंभिक बाल्यावस्था। भाषा विकास के लिए या अर्जन के लिए सबसे संवेदनशील अवस्था होती है प्रारंभिक बाल्यावस्था। प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन करने में सर्वाधिक सहायक है। क्या सहायक है साथियों? नाटक मंचन। नाटक मंचन क्या होता है? जैसे कोई नाटक है तो उसके पात्रों को निर्धारित करके उसका मंच में प्रदर्शन करना नाटक मंचन कहलाता है। तो भाषा प्राथमिक स्तर पर भाषा का आकलन करने का सर्वाधिक जो अच्छा तरीका है वह नाटक मंचन है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा का माध्यम है बच्चे की मातृभाषा। क्या है शिक्षा का माध्यम साथियों? तो बच्चे की मातृभाषा। शिक्षा मनोविज्ञान अधिक बल देता है, किस पर बल देता है? बाल केंद्रित शिक्षा पर, ना कि शिक्षक केंद्रित शिक्षा पर। पाठ्यक्रम होना चाहिए साथियों, कैसा पाठ्यक्रम होना चाहिए? छात्र केंद्रित या बाल केंद्रित पाठ्यक्रम होना चाहिए, ना कि शिक्षक केंद्रित। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। क्या किया जाता है साथियों? विद्यार्थी द्वारा स्वयं ज्ञान की संरचना की जाती है। प्रगतिशील कक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? किस तरह से देखा जाता है साथियों? एक खोजकर्ता के रूप में या अन्वेषणकर्ता के रूप में। अन्वेषण शब्द का प्रयोग खोज के लिए ही किया जाता है, अन्वेषण। निम्न में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। समय सारणी में लचीलापन का मतलब क्या है साथियों? समय सारणी ऐसी होनी चाहिए जिसको जरूरत के अनुसार या आवश्यकता के अनुसार परिवर्तित किया जा सके, और बैठने की व्यवस्था भी ऐसी होनी चाहिए कि जरूरत या आवश्यकता के अनुसार उसको परिवर्तित किया जा सके। यही लचीलापन कहलाता है साथियों। व्यक्तित्व व्यक्ति के उन मनोशारीरिक गुणों का गतिशील संगठन है जो पर्यावरण और उसके अपूर्व समायोजन को दर्शाता है। यह परिभाषा किसने दी? तो G.W. आलपोर्ट ने दी। किसने दी साथियों? G.W. आलपोर्ट ने। मानव व्यक्तित्व परिणाम है अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। किस चीज का परिणाम है साथियों? अनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। कैसा स्वरूप है साथियों? मनोवैज्ञानिक और शारीरिक स्वरूप है। व्यक्तित्व का पहला प्रकारात्मक वर्गीकरण प्रस्तुत किया किसने किया? हिप्पोक्रेट्स ने। हिप्पोक्रेट्स ने किया। किसने व्यक्तित्व को लंबकाय, सुडौलकाय तथा गोलकाय में वर्गित किया? तो किसने किया साथियों? क्रेंचमर ने। किसने किया? क्रेंचमर ने। थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या था? चिंतन और कल्पना। क्या था थॉर्नडाइक के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार? चिंतन और कल्पना। अंतर्मुखी एवं बहिर्मुखी उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया? किसने किया साथियों? युंग ने किया। युंग ने। मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड। फ्रायड हैं। व्यक्तित्व के तीन घटक इदम, अहम और परहम किसने दिए? तो सिगमंड फ्रायड ने दिए। किसने दिए साथियों? सिगमंड फ्रायड ने दिए। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया साथियों? एरी एरिक्सन ने किया। किसने किया? एरिक्सन ने किया। व्यक्तित्व को सामाजिक अधिगम सिद्धांत व्यक्तित्व का जो सामाजिक अधिगम सिद्धांत है किसने दिया? तो बंडूरा और वाल्टर ने दिया। प्रश्नोत्तर विधि का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है साथियों? सुकरात को माना जाता है। रोरसा स्याही धब्बा परीक्षण के कार्डों की संख्या कितनी है? तो 10+1 है। कितनी है साथियों? 10+1 है। TAT परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया? किसके द्वारा बनाया गया साथियों? मुर्रे के द्वारा बनाया गया। प्रासंगिक बोध परीक्षण किसके द्वारा बनाया गया साथियों? तो मॉर्गन और मुर्रे के द्वारा बनाया गया। TAT टैट से किस चीज का मापन किया जाता है? तो व्यक्तित्व का मापन किया जाता है। किस चीज का मापन किया जाता है टैट से? व्यक्तित्व का। क्लाउड पिक्चर टेस्ट निम्न में से किसके मापन में प्रयुक्त होता है? किसके मापन में प्रयुक्त होता है? व्यक्तित्व के। 16 PF का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व के। किसके मापन में साथियों? व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। साथियों इस वीडियो में यहीं तक।
आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए और अपने साथियों के साथ शेयर करिए। साथियों मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।